28 अगस्त 2024 को एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाए गए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पेपर में ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछे गए 100 क्वेश्चंस में से 75 क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो 26, 27 और 28 के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। इन वीडियोस को आप मेरे चैनल जोग्राफिकल सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट जिसका नाम है यूजीसी नेट ज्योग्राफी अगस्त 2024 एग्ज़ाम में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में इसी पेपर के लास्ट 25 क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन थानथवेट के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से है। क्वेश्चन है, जलवायु वर्गीकरण की प्रथम योजना में थानथवेट ने किस आधार का उपयोग नहीं किया है? थानथवेट डिड नॉट यूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द क्राइटेरिया ऑफ हिज फर्स्ट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स। देखिए, थानथवेट ने जिन आधारों का उपयोग करके अपनी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम को प्रस्तुत किया था, उनमें से पहला था प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, दूसरा था सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन और तीसरा था थर्मल एफिशिएंसी। लेकिन यह जो है समर कंसंट्रेशन ऑफ थर्मल एफिशिएंसी, तापीय दक्षता का ग्रीष्मकालीन संकेंद्रण, इसका प्रयोग थानथवेट ने अपनी क्लासिफिकेशन स्कीम में नहीं किया है और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन जो मॉर्फोलॉजी से है और यह है पैंक के इरोजन साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन आबस्ती जिंडे एंटिवकुलुंग फेज ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट मॉडल ऑफ पैंक विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स। पैंक के भूदृश्य विकास मॉडल के आबस्ती जिंडे एंटिवकुलुंग चरण में निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम पाया जाता है? देखिए, जो पैंक का अपर्दन चक्र है उसमें उन्होंने लैंडस्केप डेवलपमेंट की 3 फेज बताई हैं। पहली फेज है आफस्ती जिंडे इंटिवकुलुंग, दूसरा फेज है गलीख फार्मिंग इंटिवकुलुंग और तीसरा फेज है आबस्ती जिंडे इंटिवकुलुंग। और इसी तीसरे फेज से यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आबस्ती जिंडे इंटिवकुलुंग जो चरण होता है उसमें क्या होता है। देखिए, यह जो तीसरा चरण है, इस चरण में जो एब्सोल्यूट हाइट होती है, साथ ही साथ जो रिलेटिव रिलीफ होता है, यह दोनों के दोनों डिक्रीज़ करते हैं। और अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है एब्सोल्यूट हाइट एंड रिलेटिव रिलीफ डिक्लाइन। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन भारत की जनगणना से संबंधित है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग सेंसस ईयर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डेकेडल ग्रोथ रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित जनगणना वर्षों को भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दरों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, इस क्वेश्चन में 4 जनगणना के वर्ष दिए हुए हैं, 2001, 1991, 1951 और 1921। और इन चारों में ही जो पॉपुलेशन की जो वार्षिक वृद्धि दर थी या जो डेकेडल ग्रोथ रेट था उसके बारे में पूछा जा रहा है और उसी के आधार पर इन चारों वर्षों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए, 2001 की जो जनगणना है उसके अनुसार जो पॉपुलेशन का डेकेडल ग्रोथ रेट है वह है 21.54%। इसी तरह 1991 में पॉपुलेशन का डेकेडल ग्रोथ रेट है 23.85% और 1951 की जनगणना में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर रही थी 13.31% और 1921 की जनगणना में जो पॉपुलेशन की डेकेडल ग्रोथ रेट थी वह माइनस में थी और इसका मान था -0.31%। इस तरीके से अगर इन चारों ही
परसेंटेज वैल्यूज़ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज अ रिजल्ट ऑफ। वैश्विक तापन की वर्तमान प्रवृत्ति किसका परिणाम है? देखिए इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं और इन चारों ही ऑप्शंस को अगर हम पढ़ें तो पहला ऑप्शन है ऑर्बिटल एंड सोलर वेरिएबिलिटी, परिक्रमा और सौर बदलाव। यह ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण नहीं है। दूसरा है अर्थ मूवमेंट्स, यह भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। चौथा है सन स्पॉट साइकिल्स, यह भी जो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है उसका एक कारण नहीं है। जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनका जो कंपोजिशन है वह चेंज हो रहा है और यही वर्तमान समय में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका एक कारण है और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन में 2 लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में 4 स्कॉलर्स के नाम दिए हुए हैं जबकि लिस्ट 2 में इन्हीं चारों स्कॉलर्स की उपलब्धियां या अचीवमेंट्स दिए हुए हैं और इन दोनों ही लिस्ट को मिलान करना है और सही ऑप्शन का चयन करना है। जो पहले स्कॉलर हैं वह हैं मैगलेन और हम जानते हैं कि मैगलेन दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था। दूसरे स्कॉलर दिए हुए हैं कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ने जो टॉलमी ने जो टेरा इनकॉग्निटा के बारे में बताया था तो कैप्टन कुक ने उसी टेरा इनकॉग्निटा की खोज करने के लिए समुद्री यात्राएं की थीं। तीसरे स्कॉलर दिए हुए हैं गैलीलियो और गैलीलियो ने जो यूनिवर्स की जो हीलियोसेंट्रिक विचारधारा है, जो सूर्य केंद्रित विचारधारा है उसको प्रूव किया था। और चौथे स्कॉलर दिए हुए हैं वल्डासी मूलर। वल्डासी मूलर ने अपने मानचित्र में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सेपरेट या अलग अलग दिखाया था। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफिकल थॉट से है और इस क्वेश्चन में डुअलिज्म या द्वैतवाद से संबंधित 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इनमें से जो स्टेटमेंट सही नहीं है, जो करेक्ट नहीं है, हमको उनको चूज़ करना है। जैसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है भूगोल को सामान्य और विशेष भूगोल में सर्वप्रथम हम्बोल्ट द्वारा विभाजित किया गया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यह जो विभाजन था वह हम्बोल्ट ने नहीं किया था, यह वेरेनियस थे जिन्होंने भूगोल को सामान्य और विशेष भूगोल में विभाजित किया था। मैं यहाँ उनका नाम लिख देता हूँ, वेरेनियस। अगला स्टेटमेंट है हैटनर ने दावा किया कि भूगोल प्रकृति में व्यवस्थित की बजाय क्षेत्रीयता परक है। हैटनर क्लेम्ड दैट ज्योग्राफी इज आइडियोग्राफिक इन नेचर देन नोमोथेटिक। यह स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट है हम्बोल्ट व्यवस्थित भूगोल के संस्थापक थे जबकि रिटर ने प्रादेशिक भूगोल का पक्ष लिया। हम्बोल्ट वाज द फाउंडर ऑफ सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी वाइल रिटर फेवर्ड रीजनल ज्योग्राफी। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट है रेड जेल चीज़ों की उत्पत्ति की बजाय चीज़ों की अंतर्निर्भरता की संकल्पना द्वारा अभिभूत थे। रेड जेल वाज ऑब्सेस्ड बाय कंसेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ थिंग्स रेदर देन जेनेसिस ऑफ थिंग्स। यह स्टेटमेंट गलत है और इस क्वेश्चन में हमको गलत स्टेटमेंट्स चूज़ करने थे और गलत स्टेटमेंट्स हैं स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट डी और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन में फिर 2 लिस्ट दी हुई हैं। लिस्ट 1 में कुछ बुक्स के नाम दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में उनके ऑथर्स दिए हुए हैं। दोनों ही लिस्ट का मिलान करना है। पहली जो बुक है वह दिया हुआ है टाउन्स एंड सिटीज़ और इस बुक के जो राइटर हैं वह हैं जोन्स। दूसरी बुक है द सिटी इन हिस्ट्री और इस बुक के जो राइटर हैं वह हैं
ममफोर्ड, और तीसरी बुक है सिटीज़ इन एवोल्यूशन और इस बुक के राइटर हैं पैट्रिक गिडीज, और चौथी बुक है ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स, इस बुक के राइटर हैं स्मेल्स। और इस तरीके से अगर दोनों लिस्ट का सही मिलान किया जाए तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दूर संवेदन में निम्नलिखित विकासों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इन रिमोट सेंसिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर 4 घटनाएं दी हुई हैं और इन चारों को ही क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। इनमें सबसे पहले दिया हुआ है गूगल अर्थ सर्फ्स डिजिटल ग्लोब एंड लैंडसेट थीमेटिक मैपर डेटा। गूगल अर्थ डिजिटल ग्लोब और लैंडसेट टीएम डेटा की सेवा प्रदान करता है। देखिए गूगल अर्थ की शुरुआत हुई थी 2001 के बाद से। स्पॉट 1 को लॉन्च किया गया था 1986 में, और ERTS-1 को लॉन्च किया गया था 1972 में, और IRS-1C को लॉन्च किया गया था 1995 में। अगर इन घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग कस्बों या शहरों के प्रभाव क्षेत्र की पहचान करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ टाउन्स और सिटीज़। यहाँ इस क्वेश्चन में 4 प्रकार के मैप्स दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा एक मैप है जिसका यूज़ कस्बों या शहरों के प्रभाव क्षेत्र की पहचान करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ मैप्स दिए हुए हैं जैसे कोरोप्लेथ मैप और कोरोक्रोमेटिक मैप। इन दोनों का प्रयोग इस कार्य के लिए नहीं किया जाता। इसी तरीके से यहाँ पर एक मैप और दिया हुआ है जिसका नाम है आइज़रिथमिक मैप। इस मैप को आइसोलाइन मैप या आइसोप्लेथ मैप भी कहा जाता है, और इस प्रकार के मैप का यूज़ भी कस्बों या शहरों के प्रभाव क्षेत्र की पहचान करने के लिए नहीं किया जाता। शेष बचता है ऑप्शन 1 और इसमें दिया हुआ है अ वेरिएंट ऑफ फ्लो लाइन मैप। इसका यूज़ शहरों या कस्बों के प्रभाव क्षेत्र की पहचान करने के लिए किया जाता है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से है। इसमें 2 लिस्ट दी हुई हैं, दोनों ही लिस्ट का मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। पहला दिया हुआ है ब्रंटलैंड। ब्रंटलैंड जो रिपोर्ट है उसको अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है। और दूसरे नंबर पर दिया हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल, और हम जानते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस गैसेस से। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है पेरिस एग्रीमेंट और इसका संबंध था ग्लोबल वार्मिंग से। और चौथे नंबर पर दिया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इसका संबंध है, इसके 5 पिलर्स हैं पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट, पीस और पार्टनरशिप। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक गतिविधियों में संलग्न कामगारों को क्या कहा जाता है। द वर्कर्स एंगेज्ड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर आल्सो कॉल्ड। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनको क्या ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है या वाइट कॉलर वर्कर्स कहा जाता है या ऑरेंज कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। तो देखिए जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें जो वर्कर्स होते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, और जो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनको ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, और जो टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनको पिंक कॉलर वर्कर्स कहा जाता है।
और जो क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनको वाइट कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। और इस तरह इस क्वेश्चन में पूछा गया था द्वितीयक गतिविधियों में संलग्न कामगारों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ब्लू कॉलर वर्कर्स, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से है और इस क्वेश्चन में दो लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ इंडेक्स दिए हुए हैं, जबकि लिस्ट 2 में इन इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशंस दी हुई हैं और इन दोनों ही लिस्ट का सही मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। जो बीटा इंडेक्स होता है उसको कैलकुलेट करने की जो इक्वेशन होती है वह होती है E/V। जो पाई इंडेक्स होता है उसको कैलकुलेट करने की इक्वेशन है C/D। गामा इंडेक्स को कैलकुलेट करने की इक्वेशन है E/3V-2 और लास्ट में दिया हुआ है थीटा इंडेक्स और इसको कैलकुलेट करने की इक्वेशन है T/V। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के संगठन में निम्न गैसों के हिस्सों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 4 गैसेस दी हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन और हीलियम। इनको इनकी जो हिस्सेदारी है उसके आधार पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए आपने क्लाइमेटोलॉजी का जो पहला चैप्टर है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर उसमें आपने एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली गैसेस की जो टेबल है अगर आपने उसको याद किया है तो आप यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सही कर लेंगे। जैसे सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वह है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर CO2, फिर नियॉन, फिर हीलियम, फिर मीथेन, क्रिप्टॉन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन, जेनॉन और ओजोन का स्थान आता है। इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन के इन चारों ऑप्शंस को देखा जाए तो जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वह नंबर 1 पर है आर्गन और इसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड और इसके बाद स्थान आता है हीलियम का और सबसे लास्ट में स्थान आता है हाइड्रोजन का। और अगर इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है एज सिटी शब्द किसके द्वारा रचा गया? द टर्म एज सिटी वाज कॉइन्ड बाई। इस क्वेश्चन को मैंने अपने पुराने एक वीडियो में सॉल्व करवाया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 गैरियो। अगला क्वेश्चन है विपरीत शहरीकरण के विषय में सही कथनों की पहचान करें। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट काउंटर अर्बनाइजेशन। अभी तक आपने अर्बनाइजेशन के बारे में सुना है, यहाँ पर काउंटर अर्बनाइजेशन का जो कंसेप्ट है या जो फिनोमेना है उसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए अर्बनाइजेशन में क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। अर्बनाइजेशन में क्या है कि एक जो बड़ा महानगर है उसकी ओर उस बड़े महानगर के चारों ओर स्थित क्षेत्रों से लोग माइग्रेट करते हैं, लेकिन काउंटर अर्बनाइजेशन के केस में इस बड़े महानगरीय क्षेत्र से लोग बाहर की ओर छोटे क्षेत्रों की ओर या ग्रामीण क्षेत्रों की ओर माइग्रेट करते हैं। इस क्वेश्चन में काउंटर अर्बनाइजेशन से संबंधित 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमको सही स्टेटमेंट का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है द पीपल मूव फ्रॉम लार्ज अर्बन एरियाज टू स्मॉल अर्बन सेटलमेंट्स। यह जो स्टेटमेंट है वह काउंटर अर्बनाइजेशन से संबंधित है और बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है द पीपल मूव फ्रॉम स्मॉल अर्बन एरियाज टू लार्ज अर्बन एरियाज। यह स्टेटमेंट काउंटर अर्बनाइजेशन से संबंधित नहीं है, यह अर्बनाइजेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है द प्रोसेस हैव रिजल्टेड इन अ रेनेसेंस इन द डेमोग्राफिक फॉर्च्यून्स ऑफ रूरल एरियाज। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जबकि लास्ट स्टेटमेंट है द प्रोसेस हैव रिजल्टेड इन अ रेनेसेंस इन द डेमोग्राफिक फॉर्च्यून्स ऑफ अर्बन एरियाज। यह स्टेटमेंट गलत है। चूँकि हमको सही स्टेटमेंट्स का चयन करना था तो स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी सही हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 95 तक के जो 5 क्वेश्चंस हैं वह इस
पैराग्राफ या इस गद्यांश से रिलेटेड हैं। अगर आप इस पैराग्राफ को नहीं भी पढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब भी आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्रों में पठार को किस रंग की मदद से दिखाया जाता है? इन टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया प्लेटू इज शोन विद द हेल्प ऑफ विच कलर? बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपने भारत के टोपोग्राफिकल मैप्स को देखा है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो प्लेटू होते हैं उनको लाइट ब्राउन कलर से दिखाया जाता है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न खनिजों के प्रमुख खनन केंद्रों को दर्शाने वाला मानचित्र किसका उदाहरण है? मैप शोइंग द मेजर मिनरल सेंटर्स ऑफ इंडिया फॉर डिफरेंट मिनरल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, यह क्वेश्चन भी बहुत आसान है और इसका सही आंसर है कोरो स्कीमेटिक मैप, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मानचित्र बनाने की गुणात्मक विधि नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ मैप मेकिंग? बहुत ही आसान सवाल है। आप जानते हैं कि जो कोरोप्लेथ मेथड होता है, और इसके साथ मैं आपको और बता दूं आइसोप्लेथ मेथड, ये दोनों जो मेथड होते हैं वह डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाने के क्वालिटेटिव मेथड्स नहीं होते, यह क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं। यह वितरण मानचित्र बनाने की मात्रात्मक विधियां होती हैं, जबकि कोरोक्रोमेटिक, कोरो स्कीमेटिक और कलर पैच मेथड्स के द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स बनाए जाते हैं वह गुणात्मक होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल शेड मेथड? यहाँ पर सिंपल शेड मेथड से संबंधित 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और उनमें से जो स्टेटमेंट सही है या जो सिंपल शेड मेथड की विशेषता है उसको हमको चयन करना है। अगर हम चारों ही स्टेटमेंट्स को पढ़ें तो स्टेटमेंट 2 जो दिया हुआ है वह सिंपल शेड मेथड से रिलेटेड है, और वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वेरिएशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर शोन बाय यूजिंग शेड्स ऑफ ब्लैक और ब्लैक एंड वाइट स्कीम। अगला क्वेश्चन है, भारत का राजनीतिक मानचित्र निम्न में से किसका उदाहरण है? पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? यह भी बहुत ही आसान सवाल है। भारत का जो पॉलिटिकल मैप होता है वह सिंपल कलर मैप का ही एक एग्जाम्पल होता है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के जो टोटल 5 क्वेश्चंस हैं वह यहाँ पर दिए हुए गद्यांश या पैराग्राफ से संबंधित हैं। जैसा कि अभी पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस पैराग्राफ को नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप उन क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है, इन द सेंसस ऑफ इंडिया which one of the following criteria is not used to differentiate urban from rural? भारतीय जनगणना में नगरीय को ग्रामीण से पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है? और यहाँ पर अगर हम देखें तो भारतीय जनगणना में नगरीय को ग्रामीण से पृथक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है, डेमोग्राफिक क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी यूज़ किया जाता है, लेकिन सोशल क्राइटेरिया या सामाजिक आधार प्रयोग नहीं किया जाता है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, यूएसए में बोस्टन से वॉशिंगटन तक फैला हुआ शहरी परिदृश्य किसका उत्तम उदाहरण है? अर्बन लैंडस्केप स्ट्रेच्ड फ्रॉम बोस्टन टू वॉशिंगटन इन यूएसए इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। अगर आपने सेटलमेंट ज्योग्राफी की कोई अच्छी बुक पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा
कि यूएसए में बोस्टन से वॉशिंगटन तक फैला हुआ जो अर्बन लैंडस्केप है उसको मेगालोपोलिस कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 मेगालोपोलिस। और यह जो मेगालोपोलिस शब्द है, इस शब्द को देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जीन गॉटमैन। अगला क्वेश्चन है, सन नगर या कॉर्नरवेशन का शब्द जो था वह किसके द्वारा गढ़ा गया था? द टर्म कॉर्नरवेशन वाज कॉइन्ड बाई। बहुत ही आसान सवाल है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो सन नगर या जो कॉर्नरवेशन शब्द है उसको देने वाले विद्वान का नाम था पैट्रिक गिडीज, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द मेगालोपोलिस को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? द टर्म मेगालोपोलिस वाज पॉपुलराइज्ड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर। अभी मैंने आपको बताया था कि मेगालोपोलिस शब्द को देने वाले व्यक्ति थे जीन गॉटमैन, और इन्हीं के द्वारा इस शब्द को पॉपुलराइज किया गया। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 जीन गॉटमैन। लास्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा नगर भारत की मिलियन सिटी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज नॉट अ मिलियन सिटी ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। यहाँ पर 4 नगर दिए हुए हैं, सूरत, देहरादून, रांची और कोटा। और इन चारों में जो देहरादून है वह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो मिलियन सिटी की जो लिस्ट है उसमें सम्मिलित नहीं है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए क्वेश्चंस और नए कंसेप्ट्स के साथ। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस से।